हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम एक और रिवीजन करने वाले हैं, दैट इज़ कैपिटल गेन की। तो कैपिटल गेन की रिवीजन आपको पता है कि मैं हमेशा कैसे करवाता आ रहा हूँ, दैट इज़ माइंड मैप बना देता हूँ एक। तो माइंड मैप एक ही पेज के अंदर आपको कवर कर देता है कि क्या इस चैप्टर के अंदर आना है, तो कैसे आपने रिवीजन करनी है। आज हम ये करेंगे। तो कैपिटल गेन की रिवीजन करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है कि अगर आपने कोई और भी नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों अब करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके सामने है कैपिटल गेन होता क्या है। तो ये देखो, गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते टाइम जो गेन आपको मिला है, जो फायदा आपको मिला है, उसे हमने नाम दे देना है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर अब आया कैपिटल एसेट। तो ये कैपिटल एसेट होता क्या है, ये रहा आपके सामने। एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी सिक्योरिटी बाय एफआईआई दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और एनी राइट इन इंडियन कंपनी। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आपका क्या बन जाता है, कैपिटल एसेट। यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कोई भी चीज़ अगर आपकी सेटिस्फाई है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एसेट। अब कुछ एक्सेप्शंस कहती हैं कि ये कैपिटल एसेट नहीं भी हो सकती अगर इन चीज़ों के बावजूद। तो क्या है, दैट इज सेट दैट इज स्टॉक इन ट्रेड, या रॉ मटेरियल हो गया, कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गई, कोई गोल्ड डिपॉजिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, या कोई पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। ये चारों चीज़ें मिलाकर आपकी कैपिटल एसेट फिर भी नहीं मानी जाएंगी। लेकिन अगर आप ये नोट देखो तो पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस चीज़ को हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। तो इमूवेबल को मानेंगे लेकिन मूवेबल को नहीं मानेंगे, ये हो गया। इसके अलावा अब कैपिटल एसेट के कुछ दो टाइप्स आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो कैपिटल एसेट के दो टाइप्स हैं, एसटीसीए दैट इज एलटीसीए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर आपका पीओएच का मतलब है पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से कम है तो आप डेट ऑफ ट्रांसफ़र से पहले, यानी जब आपने ट्रांसफ़र किया उससे पहले आपके पास एसेट 36 मंथ से पहले पहले ही ख़त्म हो जाती है, यानी ज़्यादा नहीं रहती, तो उसको हम शॉर्ट टर्म कहेंगे। अगर डेट ऑफ ट्रांसफ़र से पहले उसके आपके 36 मंथ पूरे हो गए हैं, यानी आपके पास जो चीज़ पड़ी है उसके 36 मंथ पूरे हो गए हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं, तो वो क्या कहलाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये तो नॉर्मली आप कह सकते हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कुछ और मंथ आपको देखना पड़ेगा। दैट इज अगर आपके पास अनलिस्टेड सिक्योरिटी या लैंड एंड बिल्डिंग है तो 24 मंथ के बाद ही वो चीज़ क्या बन जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर लिस्टेड शेयर्स हैं, कोई यूनिट्स ऑफ यूटीआई हैं या फिर कोई जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, तो वो 12 मंथ के बाद ही क्या बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो ईजी था, बस ये आपने नॉर्मली केस में रखना है, ये दो केसेस अलग से आ जाते हैं। अब ट्रांसफ़र मैंने कहा था किसको मानेंगे, कोई सेल हो गई है, कोई मैच्योरिटी हो गई है जीरो कूपन बॉन्ड्स की, कोई कन्वर्जन आपने की है कैपिटल एसेट की स्टॉक इन ट्रेड में, या फिर कोई कंपलसरी एक्वाजिशन गवर्नमेंट द्वारा करवाई गई है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, ट्रांसफ़र अंडर कैपिटल गेन। कौन सी चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं मानना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरी लास्ट वीडियो जो कैपिटल गेन की मैंने डाली हुई है उसमें देख सकते हो, आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ दैट इज एचयूएफ की पार्टीशन के बेस पे भी आप उसे ट्रांसफ़र नहीं मानोगे। कोई आपने कैपिटल एसेट किसी को गिफ्ट में दी है उसकी इच्छा के अनुसार, तो वो भी आपकी ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। कोई होल्डिंग टू सब्सिडरी या सब्सिडरी टू होल्डिंग ट्रांसफ़र हुई है, वो भी नहीं। कोई ट्रांसफ़र आपने अमलगामेटेड कंपनी से अमलगामेटिंग कंपनी में की है, तो वो भी नहीं मानी जाएगी। कोई कन्वर्जन की है सिक्योरिटीज़ की इनटू शेयर्स, तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं है। कोई एनआर ने ट्रांसफ़र की है एनआर को, वो भी नहीं है। और कोई म्यूचुअल फंड भी ट्रांसफ़र नहीं है। तो ये तो केसेस हो गए ट्रांसफ़र के बिना, ये भी आपको हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत इजी तरीका है आपको, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है। ध्यान से इस चीज़ को देखो। अगर सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है तो सेल्स लेनी पड़ेगी, नेट सेल्स ले लो, यानी जितनी भी फुल वैल्यू कंसिडरेशन आपके पास आई है। उसके बाद जितने खर्चे हुए हैं उन्हें माइनस कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास, NSC दैट इज नेट सेल कंसिडरेशन। फिर आपने उसमें से कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो माइनस करना है। लेकिन ये तो था शॉर्ट टर्म, अगर आपने सीधे माइनस कर दिया। लेकिन अगर हुई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो वहाँ पे आपने इंडेक्सेशन करनी है। अब ये इंडेक्सेशन क्या है, ये रहा उसका फॉर्मूला। तो अगर आपने इंडेक्सेशन करनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और इसमें ये क्या फॉर्मूला है, COA की वैल्यू ले लेनी है
और जो जौन सा परचेज ईयर हुआ यानी जिसमें आपने वो चीज़ खरीदी है उस ईयर की CII वैल्यू, अगर आपने इस चीज़ को लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके इसके नोट्स ले सकते हो। इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसका चार्ट बना होता है, या फिर आप मेरे कैपिटल गेन की वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये चार्ट मिल जाएगा। जिस ईयर परचेज किया है उस ईयर की वैल्यू क्या थी और जिस ईयर ट्रांसफ़र किया है उस ईयर की वैल्यू क्या थी, तो ये चीज़ें देखनी है। अगर COI है तो जिस ईयर इंप्रूवमेंट कराई थी वो डिवाइड हो जाएगी, जिस ईयर ट्रांसफ़र की थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वैल्यू आपको गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो आपको चार्ट देखना पड़ेगा और चार्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अब LTCA होने के बावजूद भी कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपने इंडेक्सेशन नहीं करनी है, तो वो है जीरो कूपन बॉन्ड वाले केस में। कोई डिबेंचर अगर गवर्नमेंट के बिना है, कोई गवर्नमेंट डिबेंचर्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं है, तो वहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होगी। कोई अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है अंडर सेक्शन 112 के ए के अंदर, कोई स्लम्प रेट है, कोई डेप्रिशिएबल एसेट आ जाती है, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट क्या है, शॉर्ट टर्म। और लास्ट आता है शेयर डिबेंचर्स एक्वायर्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी। कोई शेयर्स या डिबेंचर्स NR ने एक्वायर किए हैं फॉरेन करेंसी के अंदर, तो वो भी चीज़ इंडेक्सेशन के अंदर नहीं मानी जाएगी। तो इंडेक्सेशन कब कब नहीं लगानी है लॉन्ग टर्म होने के बावजूद, वो भी आपको पता लग गया। अब मेन जो चीज़ आएगी वो है यहाँ पे एक्सेप्शंस। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है कि अगर आपकी पावर जनरेट के अंदर आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे सेक्शन 50A क्या कहता है कि अगर आपकी जो वैल्यू है, कॉस्ट है टोटल, वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, स्टैम्प कॉस्ट है इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टैम्प कॉस्ट में से आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देनी है। तो ये हो गया। अब बात आती है एग्जेम्पशंस। अब ये एग्जेम्पशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो F वाली है ये बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले आपने वैसे आपको चार्ट अगर डिटेल में चाहिए तो वो आप मेरे लास्ट वीडियो को भी देख सकते हो, या इसके नोट्स आपको कैपिटल गेन के टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये चार्ट बड़ा है, लेकिन अब ये जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने इसमें कवर की हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी आपने कब देनी है। तो एसएससी तो आपको यहाँ पे क्लियर पहले ही है। अब क्वालिफाइंग अमाउंट है ना, जो ये क्वालिफाइंग एसेट, ये आपको बताएगा कि क्यों आपने और किस वे में आपने ये डिडक्शन आपको मिलेगी, यानी एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। अगर आपका वन रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में है तो उस केस में आपकी 54 में आपको मिल जाएगी। कोई 54C में लेना चाहता है तो अर्बन लैंड होनी ज़रूरी है। कोई 54D में लेगा तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए लैंड होनी चाहिए। कोई EC की बात करें तो यहाँ पे ये दो चीज़ें लिखी हैं, NHAI नेशनल हाईवे एयरलाइंस लिमिटेड, एयरलाइंस ऑफ इंडिया, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये दोनों चीज़ों के बॉन्ड्स अगर हुए तो इस केस में मिल जाएगी आपको एग्जेम्पशन, और अगर गवर्नमेंट नोटिफाइड बॉन्ड्स हैं तो इस केस में मिल जाएगी। और अमाउंट आपको बता दिया है, आपने लोअर ऑफ देखना है। अगर रेजिडेंशियल हाउस की वैल्यू और कैपिटल गेन की वैल्यू को देखकर कोई भी लोअर ऑफ हुआ वो इसमें मिल जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड देखोगे तो कैपिटल गेन देखोगे, लोअर ऑफ इसमें मिल जाएगी। ऐसे ही इन केसेस में है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अलग है वो है 54F, जिसमें आपने मेन चीज़ क्या देखनी है, इंडिविजुअल HUF होना चाहिए, ये तो हो गया। कोई भी LTCA और रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में होना ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेन है कि जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है या जो भी आपने परचेज़ किया है वो कंस्ट्रक्ट या परचेज़ के लिए नहीं होना चाहिए, यानी उसके बाद आपने उसको कहीं भी कंस्ट्रक्ट या परचेज़ नहीं करवाया होना चाहिए, तभी इसमें मिलेगी आपको। और वो परचेज़ अगर की है तो वो ट्रांसफ़र जो आपने पिछला एसेट किया था उससे 1 साल बाद के बीच में होनी ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे आपने एग्जेम्पशन देनी है तो अगर आपकी वैल्यू यानी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज़्यादा हुई तो आपको फुल कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है। अगर कम हुई तो उस केस में आपने फॉर्मूला लगाना है, जिसका ये रहा फॉर्मूला, LTCG को अमाउंट इन्वेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, तो ऑटोमेटिकली आपके पास अमाउंट आ जाएगी। और लास्ट आते हैं आपके पास ये एग्जेम्पशन के बाद जो मेन चीज़ है वो है रेट ऑफ टैक्सेस, जिसमें आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है अंडर सेक्शन 111A के अंदर तो एट द रेट ऑफ 15% आप टैक्स लगाओगे। अगर अदर है तो स्लैब रेट। लेकिन अगर LTCG है तो अंडर सेक्शन 112 के अंदर 10% और अदर के अंदर 20%। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब आपकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको करवा दी गई है।
ये आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ, आप देख लेना, आपको मिल भी जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो एग्जाम्शंस हो गई, कैसे कैलकुलेट करना है, जो जो मेन चीज़ें थी वो सारी आपको यहाँ पे कवर की गई मिल गई होंगी। लास्ट में आपको हेल्पफुल होगी एग्जाम से पहले। तो दोस्तों आज के लिए ये इतना ही है। ये जो चार्ट आपके लिए बना के दिखाया गया है ये आपकी रिवीजन के लिए ही है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए यही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कहीं पे कोई नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।